तो पिछले पार्ट में हमने देखा है कैसे हियातो रिहो को ज्यादा काम करने से रोकता है और उसके बाद उसको पता चलता है कि अकाने का एक बैंड है और वो किसी को भी इसके बारे में नहीं बताना चाहती क्योंकि उसे उनके सामने परफॉर्म करने में शर्म आती है। लेकिन हियातो को अचानक से उसके बारे में पता चल जाता है। फिर वो अकाने की जरा सी टांग खींचता है लेकिन साथ में ये भी बताता है कि उसे उसके गाने पसंद आए, इसलिए वो उसके गानों की एक सीडी भी खरीद लेता है। साथ ही में वो उसे सजेशन देता है कि वो अपने बैंड का नाम मुशी मुस्टैश गर्ल्स रख ले, लेकिन वो उसके लिए साफ मना कर देती है। इसके एक हफ्ते के बाद हम देखते हैं कि वो पांचों ही घर पर होती हैं और अकाने उन सभी को बताती है कि उसके दोस्त अपने बैंड का नाम मुशी मुस्टैश गर्ल्स रखने का सोच रही हैं और वो उन सभी में से किसी को भी पसंद नहीं आता। फिर रिहो बातों बातों में ये बात उठा देती है कि अगर कैफे अच्छे से चल गया तो हियातो आगे क्या करेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो सभी हमेशा के लिए ही वहीं पर काम करती रह सकती हैं। तभी शिरेगी को कहती है कि शायद वो नई पार्ट टाइमर्स रख लेगा या फिर शादी करके अपनी बीवी के साथ, और ये सुनकर सभी को ही शौक लगता है। फिर वो सभी कहने लगती हैं कि वो तो हियातो से कभी भी शादी नहीं करेंगी, लेकिन तभी अकाने कहते हैं कि शायद वो उसे शादी कर ले, जिसे सुनकर उन सभी को फिर से शौक लगता है। लेकिन तभी अकाने ये कहकर बात टाल देती है कि वो मजाक कर रही थी। इसके कुछ दिनों के बाद हम आमी को उदास बैठा देखते हैं और ओका उसके इस बिहेवियर को देखकर परेशान हो चुकी होती है, तो वो हियातो से इसके बारे में बात करती है और हियातो भी उसके इस बिहेवियर में आए बदलाव को नोटिस करता है और फिर अकाने से इसके बारे में पूछता है। तो अकाने कहती है कि वो शायद एक मैच हार गई थी इसलिए वो ऐसे उदास है। जिसके बाद हियातो और ओका मिलकर उसे चीयर अप करते हैं और आमी फिर से जोश में आती है, लेकिन तभी वो हियातो के लैपटॉप पर फिर से डंबल गिरा देती है और उसकी वजह से हियातो बहुत गुस्से में आ जाता है। तो आमी उसके गुस्से को शांत करने के लिए हियातो को ऑफर देती है कि वो उसके बूब्स को दबा सकता है। तो हियातो गुस्से में उन्हें बहुत जोर से दबाता है और वो एक शैतान की तरह लग रहा होता है, जिससे डर कर ओका के हाथ से भी वो डंबल छूट कर हियातो के फोन पर गिरता है। जिसके बाद वो ओका के भी बूब्स दबाने के लिए उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। इसके बाद अगले दिन कैफे पर बहुत सारे कस्टमर्स आए होते हैं, तो वो रिहो से जाकर कहता है कि वो कैफे में आकर मदद करे, जिसके लिए रिहो के साथ साथ ओका और अकाने भी मना कर देती हैं और रात में आमी और शिरागी को भी उसे अकेला छोड़कर चली जाती हैं। फिर हियातो को एहसास होता है कि वो उन पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड रह रहा है और उसकी अब कोई भी फैमिली नहीं है। फिर वो उन पांचों को ये बात बताने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उन्होंने उसके लिए 2 महीने तक कैफे ओनर बने रहने के लिए एक पार्टी की होती है और क्योंकि उन्होंने चोरी छुप के हियातो की वो सब बातें सुन ली होती हैं, इसलिए वो उसे चीयर अप करती हैं और वो उससे कहते हैं कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, हम सभी तुम्हारी मदद करेंगी क्योंकि हम सब एक फैमिली हैं। लेकिन तभी अकाने को उसकी मॉम का फोन आता है जो कि उसे घर वापस आने को बोलती है क्योंकि उसका एक फैमिली बिजनेस होता है और उसके इकलौती वारिस होने की वजह से उसकी मॉम उसकी शादी करवा कर एक नया वारिस चाहती है। लेकिन हियातो की मदद से वो अपनी मॉम को वहाँ पर रहने के लिए कन्विंस कर लेती है और उसकी मॉम भी उसे जाते हुए कहती कि अगर उसे खुद के लिए एक हस्बैंड चाहिए तो वो हियातो को चुन सकती है, जिसकी वजह से उसके अंदर भी इस चीज के लिए कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद हियातो एक बीच हट खोलने का फैसला लेता है। इधर अकाने की दोस्त अपनी बैंड का नाम मुशी मुस्टैश गर्ल्स रखने के लिए मान जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अकाने उसी बात को लेकर बैंड छोड़कर जा रही थी और इससे अकाने भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उसके बैंड का नाम हियातो की पसंद का हो गया होता है। इधर ओका बीच हट के लिए एक यूनिफॉर्म बनाती है, जिसके बाद रिहो भी अपना स्विम सूट पहनकर आती है और साथ में शिरेगी को भी डिसइंफेक्टिंग वाइब्स का नशा हो जाता है और वो भी अपने ठरक पने पर उतर आती है। तभी अकाने आकर हियातो को बताती है कि अब उसके बैंड का नाम उसी के सजेशन के अकॉर्डिंग मुशी मुस्टैश गर्ल्स हो गया है, जिसे सुनकर ओका और रिहो को भी ये लगता है कि अकाने शायद हियातो से प्यार करने लगी है। फिर अगले दिन हियातो वेब पेज के लिए उन पांचों की एक बढ़िया सी पिक्चर लेता है और इसके बाद बीच हट ओपन हो जाता है जहाँ पर रिहो फिर से ओवरवर्क करती है और जब वो बाहर से डिशेस को लेकर अंदर आती है तो वो देखती है कि हियातो और अकाने आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिसे देखकर वो इरिटेटेड हुई उन दोनों को अलग कर अकाने को बहुत ज्यादा बोलती है और इसी बीच उसे चक्कर भी आ जाता है और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर अपने सपने में वो किसी आदमी को उसे छोड़कर जाने से रोक रही होती है, लेकिन असली दुनिया में उसने हियातो को हक किया होता है जो कि उसे मॉर्निंग कहता है। फिर रिहो घबराई हुई पूछती है कि वो घर पर कैसे आई, तो हियातो कहता है कि उसे मिल्ड ही स्ट्रोक हुआ था और फर्स्ट एड स्टेशन के डॉक्टर ने उसे घर ले जाकर रेस्ट करने को कहा था। जिसके बाद हियातो उसे फिर से डांटा है कि उसे अपने इस ओवरवर्क को बंद करना होगा क्योंकि उसके बेहोश होने की वजह से वो भी परेशान हो गया था। तो रिहो उसके हाथ को अपनी गाल पर रखकर उसे माफी मांगती है और फिर जब हियातो जाने लगता है तो वो उससे कहते हैं कि वो उसके पास ही रुक जाए क्योंकि उसे एक बुरा सपना आया था। तो हियातो ठीक है कहता है। फिर रिहो कहती है कि उसने अकाने को बहुत बुरा भला बोला था, तो क्या हियातो उसकी तरफ से उससे माफी मांग लेगा। तो हियातो कहता है नहीं, उसे ये काम खुद ही करना होगा और बाहर खड़ी अकाने भी ये चीज सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद अगले दिन शिरेगी को रिहो को बताती है कि हियातो तुम्हारे लिए बहुत चिंतित था, जिसे सुनकर रिहो कहती है कि सच में, और तुम्हें पता है ये कोई बुरी फीलिंग नहीं है। फिर वो उसे थैंक यू कहने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि कुछ लड़कियां हियातो के साथ फ्लर्ट कर रही होती हैं
जिससे रिहो चिढ़ जाती है और उन सभी के सामने जाकर उन्हें पोलाइटली वहाँ से भगा देती है। फिर हियातो पूछता है रिहो क्या तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है? तो रिहो गुस्से में कहते ये मत सोचना कि तुम मुझसे बात कर सकते हो, कमीने कहीं के। और ये सुनकर हियातो को भी शौक लगता है। फिर आमी उसके पास आकर पूछती है कि क्या हुआ? तो हियातो कहता है मैंने रिहो से उसकी हेल्थ के बारे में चिंता जताई पर उसने मेरी बेइज्जती कर दी। जिसे सुनकर आमी कहती है एक औरत का दिल पतझड़ के आसमान जैसा चंचल होता है। इधर कैफे में हम देखते हैं कि ओका और अकाने बोर हो रही होती हैं क्योंकि वहाँ पर एक भी कस्टमर नहीं आया होता। लेकिन अकाने हियातो के पास जाना चाहती होती है, इसलिए वो ओका से पूछती है क्या वो कॉफी बनाना सीखना चाहती है। दूसरी तरफ बीच हट पर हम देखते हैं कि रिहो सभी कस्टमर्स के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव कर रही होती है और उसे देखकर हियातो पूछता है क्या इसे नेचुरल टैलेंट कहते हैं और क्या वो इस कम्युनिकेशन वाले स्किल्स की कोई पढ़ाई वगैरह कर रही है। तो शिरेगिको कहती है मुझे नहीं पता क्योंकि रिहो अपने बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करती। फिर हियातो शिरेगिको से कहता है क्योंकि उन दोनों का कॉलेज जल्दी ही खत्म होने वाला है तो उन्हें कोई परमानेंट जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। लेकिन शिरेगिको कहती है वो इसकी चिंता मत करे क्योंकि वो कोई कुकिंग से रिलेटेड ही कोर्स कर रही है। तभी आमी अपने मिलिट्री वाले रूप में आकर उससे कहती है कैप्टन दुश्मन की यूनिट्स ने हम पर फिर से हमला किया है, जरा वहाँ देखिए। और हम देखते हैं कि फुआ का पोता और उसके दोस्त रिहो को छेड़ रहे होते हैं। तो हियातो कहता है प्राइवेट सुरुगा मैं तुम्हें रिहो शुकिशिमा को बचाने का मिशन देता हूँ, जाओ जाकर उन्हें डराकर उनकी नानी याद दिला दो। तो आमी यस सर कहकर उनके पास जाती है और वो सच में अलग अलग मास्क पहनकर उन्हें डराने की कोशिश करती है। तभी एक लड़का उसके बालों से उसे पहचान जाता है और फिर वो सभी उसे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं और उसे देखकर हियातो कहता है डराने से मेरा ये मतलब नहीं था। इधर ओका कैफे में बहुत ज्यादा पानी डाल देती है और उसे देखकर अकाने कहती है मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है, इससे अच्छा तो तुम बीच हट में ही चली जाओ। तो ओका कहती है प्लीज मुझे ऐसे मत छोड़ो। इधर रिहो आमी को शुक्रिया कहती है तो आमी कहती है कोई दिक्कत नहीं, हियाची ने मुझे तुम्हें बचाने का ऑर्डर दिया था और वैसे वो कुछ वक्त पहले काफी उदास खड़ा था। उसने कहा कि उसने तुम्हारे लिए चिंता जताई पर उल्टा तुमने उसकी बेइज्जती ही कर दी। जिसे सुनकर रिहो कहती है वो गधा भी ना, पर ये भी इतनी बुरी फीलिंग नहीं है। फिर वो हियातो से माफी मांगने जाने लगती है लेकिन अंदर जाकर वो देखते हैं कि बहुत सी लड़कियां फिर से हियातो के साथ फ्लर्ट कर रही होती हैं। तभी हियातो की नजर रिहो पर पड़ती है और रिहो उसे कहते तुम पक्के ठरकी ही हो, जिससे हियातो को भी शौक लगता है। इसके बाद अगले दिन शिरेगी को कपड़े बदलती कहती है आखिर हियातो के साथ हुआ क्या है। फिर अकाने कहती है उसने यही कहा था ना कि ओबान फेस्टिवल के बिना कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर ओका कहती है भले ही वो ऊपर से खुद को कितना भी सख्त दिखाता हो लेकिन अंदर से वो हमारा ध्यान रखने की पूरी कोशिश करता है। फिर आमी कहती है हम लोग काफी वक्त से बहुत ही ज्यादा बिजी चल रहे हैं और ऊपर से वो परेशान रहता है क्योंकि रिहो बहुत ही ज्यादा काम कर रही है। जिसे सुनकर रिहो पूछती है क्या सच में, और अगर ऐसी ही बात है तो हमें इस मौके को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। जिसके बाद वो सभी समुद्र में चली जाती हैं और वो सभी ही वहाँ पर बहुत मस्ती कर रही होती हैं और आमी भी एक कछुए पर बैठकर मेडिटेशन सा कर रही होती है। इसके बाद अकाने हियातो के पास आकर पूछती है क्या कुछ पकड़ा। तो हियातो कहता है नहीं, और वैसे भी मैं कुछ पकड़ने के लिए नहीं बैठा। इधर वो तीनों आपस में बातें कर रही होती हैं और हम उनके नीचे आमी को देखते हैं और ओका कह रही होती है कि जब हम स्कूल में थी तो कोई ना कोई पूल में सुसु कर देता था, पाद मारना अलग चीज, और तभी उसके पीछे से पानी ऊपर उठ जाता है। जिसे देखकर उन दोनों को ही शौक लगता है और रिहो पूछती है क्या अभी अभी तुमने पादा। तो ओका गुस्से में कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और हम देखते हैं कि वो असल में आमी ने किया होता है। इधर अकाने हियातो से कहती है कि मैंने अपना पहला लव सॉन्ग लिखा है और रिहो भी उन दोनों को ऐसे बातें करता देखकर उदास सी हुई होती है। फिर अकाने पूछती है क्या उसके सॉन्ग के लिरिक्स सुनना चाहोगे, और तभी हियातो के कांटे में कुछ फंसता है और हियातो को लगता है कि वो बहुत ही बड़ी मछली होगी, तभी वो चीज उसे पानी में खींच लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो असल में आमी होती है और हियातो भी सीधा उसके सर से टकरा जाता है। जिसके बाद वो दोनों ही वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद शाम में हम उन लोगों को घर जाते हुए देखते हैं लेकिन रिहो उदास सी चल रही होती है और वो साथ में हियातो की ओर ही देख रही होती है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि रिहो बाहर खड़ी होकर कस्टमर्स को बुला रही होती है। इधर अंदर ओका कहते सच में आज तो बहुत लोग आए हैं। तो हियातो कहता है हाँ, ये सब हमारी प्रमोशंस की चीफ रिहो की बदौलत है। तो ओका कहती है सही कहा, वो सच में कस्टमर सर्विस जीनियस है। तभी वो देखते हैं कि रिहो कुछ और कस्टमर्स को भी लेकर आई होती है और हियातो उसे देखकर कहता है मैंने उसे ब्रेक लेने को कहा था। दूसरी तरफ आज भी कैफे पूरी तरह से खाली होता है और अकाने आमी से भी पूछती है कि क्या वो कॉफी बनाना सीखेगी। तो आमी भी हाँ कहती है। इधर हियातो रिहो को डांट रहा होता है क्योंकि वो ब्रेक नहीं ले रही होती और ऊपर से उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होता और वो उसे गुस्से में कहता है अगर वो अपनी बॉस की बात नहीं मानेगी तो वो उसे फायर कर देगा। जिसे सुनकर रिहो मुंह फुला लेती है। इसके बाद शिरेगी को उसके लिए खाना लेकर आती है जिसे कि रिहो तेज स्पीड में खाना शुरू कर देती है। तो शिरेगी को उससे कहती है कि वो धीरे धीरे खाए और हाँ उसे काम भी कम करना चाहिए क्योंकि इसे हियातो बहुत परेशान रहता है। तो रिहो कहती है हाँ मुझे पता है, पर असल में मैं बहुत खुश हूँ, किसी को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है ये सोचकर ही मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। इधर आमी
आमी कॉफी में पानी डालकर पूछती है तो अकाने कैसा था, तो अकाने कहती है इतना भी बुरा नहीं था। तो आमी कहती है हाँ इसमें मुश्किल वाली कौन सी बात है, तुम्हें बस इसके अंदर पानी ही तो डालना है, इसे तो कोई भी कर लेगा। तो अकाने कहती है शायद सही कहा, और चलो मैं तुम्हें जरा सा और डिटेल में सिखाती हूँ। इधर बीच हट में कुछ टीवी के लोग आते हैं जो कि बीच हट्स की न्यूज के लिए उनका इंटरव्यू लेना चाहते होते हैं। तभी रिहो भी वहाँ आकर पूछती है ये क्या है, और वो इंसान कहता है अरे तुम तो रिहो शुकिशिमा हो ना। तो रिहो हाँ कहती है। फिर वो इंसान कहता है क्या मुझे पहचाना, मैंने तुम्हारे साथ एक वैरायटी टीवी शो में काम किया था। और उसे सुनकर रिहो को भी शौक सा लगता है और फिर वो घबरा कर कहती है हेलो आपसे फिर से मिलकर खुशी हुई मिस्टर नोमुरा। फिर वो कैमरामैन पूछता है क्या आप इन्हें जानते हैं, तो नोमुरा कहता है बेवकूफ आखिर तुम इसे कैसे नहीं पहचान पा रहे, ये रिहो शुकिशिमा है, एक जीनियस चाइल्ड स्टार जिसने की 15 साल पहले एक ब्रेक ले लिया था। फिर रिहो कहती है मुझे माफ करना पर प्लीज मेरे पास्ट के बारे में यहाँ पर बात मत कीजिए। लेकिन तब तक सबको उसके बारे में पता चल चुका होता है और कुछ कस्टमर्स तो उसे पहचान भी गए होते हैं। फिर वो उसे क्रिटिसाइज भी करने लगते हैं जैसे कि इतनी बड़ी टीवी स्टार होने के बाद भी वो बड़ी होकर एक छोटे से कैफे में काम क्यों कर रही है। और इतना सारा क्रिटिसिज्म सुनने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है, जिसे देखकर हियातो शिरेगी उसके पास जाने को बोलता है और ओका से कहता है कि वो कैफे से आमी को बुला ले। इसके बाद रात में हम देखते हैं कि रिहो डिनर करने भी नहीं आई होती। दूसरी तरफ रिहो बेड पर लेटी अपने पास्ट को याद करती है जिसमें उसका डैड उससे कहता है मुझे माफ करना रिहो, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो छोटी रिहो पूछती है लेकिन क्यों, मैं आपके और मॉम के लिए ही तो इतनी कड़ी मेहनत कर रही हूँ, प्लीज मत जाइए, मैं और भी कड़ी मेहनत करूंगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ओका रिहो का एक पुराना शो देख रही होती है और साथ में उसकी नोमुरा के साथ हुई कन्वर्सेशन को भी याद करती है जिसमें नोमुरा उसे बताता है कि वो एक बहुत ही बड़ी स्टार थी और तुम्हें उसकी वीडियो सर्च करने पर भी मिल जाएंगी, पर उसकी मॉम बहुत ही पैशनेट औरत थी। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा काम करवाती थी। उसके पति और रिहो के डैड इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, तो उन्होंने टीवी स्टेशन से भी कहा था कि वो रिहो से इतना काम मत करवाएं। और फिर उसके बाद रिहो टीवी पर कम दिखने लगी। मैंने ये अफवाहें सुनी थी कि रिहो के पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया था। दूसरी तरफ शिरेगिको उसकी और रिहो की कन्वर्सेशन को याद करती है जिसमें रिहो हर से भागने के बाद बीच के किनारे पर आकर कहती है ओ लगता है कि अब सबको पता चल चुका है, मुझे लगा था कि कोई भी मुझे इस बीच पर बने पुराने कैफे में नहीं पहचान पाएगा, पर लगता है कि ये मेरी ही गलती थी, मैं सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। फिर प्रेजेंट टाइम में हम रिहो को बाहर बैठा देखते हैं और वो याद करती है कि उसके डैड उसके पास आकर उसे कहते हैं प्लीज रिहो ज्यादा काम मत करो, मुझे तुम्हारी हेल्थ की चिंता है। तो रिहो कहती है अब चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, और डैड मुझे देखना, अब मैं और भी मेहनत से ज्यादा काम करूंगी। फिर वो खुद से कहती है मेरा मतलब जब मैं कड़ी मेहनत से ज्यादा काम करती थी तो मेरी मॉम मुझे शाबाशी देती थी और इसका कोई मतलब नहीं बनता, अगर उन्हें मेरी इतनी ही चिंता थी तो फिर क्यों। और तभी हियातो वहाँ पर आकर उसे बताता है कि शिरेगिको ने कहा है कि तुम्हारा डिनर फ्रिज में है तो अगर भूख लगे तो खा लेना। जिसे सुनकर रिहो उदास हुई पूछती है तो तुम मुझसे बस यही कहने आए थे। फिर हियातो कहता है इसके साथ मुझे लगता है कि मैंने गलत अंदाजा लगा लिया था, मुझे लगा था कि तुम्हारा ये सोशेबल नेचर तुम्हें पैदाइशी ही मिला है, पर ऐसा नहीं है। जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि ये वो स्किल है जो कि जिंदगी में बहुत मेहनत कर कर हासिल की जाती है। तो रिहो कहती है मैंने भी उस वक्त यही सोचा था, पर ये दुनिया और टीवी इंडस्ट्री दोनों ही बहुत कठोर हैं। जैसे ही मैं थोड़ी बड़ी हुई तो उन्होंने एक नई चाइल्ड स्टार ढूंढ ली और मेरी तरफ देखना भी बंद कर दिया। और सच तो ये है कि चाइल्ड स्टार डिस्पोजेबल होते हैं, कोई और लड़की जो कि मेरी तरह दिखती होगी उसे भी मेरी तरह काम करने के लिए मजबूर किया गया होगा। अच्छा बर्ताव करना और इम्पोर्टेंट लोगों की चापलूसी करनी कभी काम नहीं आई, उस सब का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उससे मेरी पूरी फैमिली ही बिखर गई। सच में इस बात पर हंसी आती है। फिर हियातो कहता है पर तुम्हारी सोशेबल नेचर वाली स्किल कैफे के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हमेशा रहेगी, जिस वजह से बिजनेस में मेरी उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से ग्रोथ हुई है और जिस वजह से हम बीच हट को खोलकर उसे अच्छे से चला पा रहे हैं वो वजह है कि हमारे पास तुम हो। तो तुमने जो अपनी चाइल्ड स्टार की जिंदगी में काम किया है उसकी वैल्यू तो है और इस सब के ऊपर मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। दादी जी के कैफे को संभालने का शुक्रिया। जिसे सुनकर रिहो को शौक लगता है। फिर हियातो कहता है पर तुमने कहा था कि हम तुम्हारी फैमिली हैं, तो अगर हम हैं तो भले ही कोई भी इसके बारे में जैसा भी फील करे, पर मैं किसी भी एक मेंबर पर बाकियों से ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना चाहता। लेकिन फिर भी तुम्हारी दिक्कत क्या है, मैं तुमसे कहता रहता हूँ कि ज्यादा काम मत करो क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता होती है, मैं बार बार कहकर थक चुका हूँ और अब ये आखिरी बार कह रहा हूँ। जिसे सुनकर रिहो की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो अपने डैड की कही बात याद करती है कि रिहो प्लीज ज्यादा काम मत करो, मुझे तुम्हारी हेल्थ की चिंता है। जिसके बाद वो रोने लगती है और कहती है तो प्लीज दूर मत जाना। तो हियातो गुस्से में कहता है क्या मैं कहीं नहीं जाने वाला, तो इसलिए रोना बंद करो बेवकूफ। फिर रिहो कहती है मुझे बहुत खुशी है, जिसके साथ ही वो हियातो को पकड़ कर रोने लगती है और
कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ यहीं पर रहूंगी हियातो, हमेशा हमेशा के लिए। तो हियातो कहता है ठीक है समझ गया, अब छोड़ो मुझे। फिर अगली सुबह वो चारों उसे बताती हैं कि वो उसका शो देखा करती थी और शिरागिको उससे कहती तुम पास्ट में जो भी थी अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। फिर ओका उसके सर को मसलती हुई कहती है मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी, तुम बहुत ही क्यूट लग रही थी, तुम बहुत बड़ी हो गई हो, जिसे देखकर तुम्हारी बड़ी बहन बहुत खुश है। तो रिहो कहती है बस भी करो, मेरा सर जल रहा है और मैं तुम्हें बता दूं यहाँ बड़ी बहन मैं हूँ। जिसे देखकर ओका कहती है मुझे खुशी है कि पुरानी रिहो वापस आ गई। फिर रिहो बाहर जाने लगती है और तभी उसे अपने सामने हियातो दिखता है जो कि उसे हेलो कहता है। फिर रिहो उसके पास आकर कहती है सुनो, वो जो कल रात में रो रही थी वो असल में मैं एक्टिंग कर रही थी, तो उसे सीरियसली मत लेना ठीक है। तो हियातो मुस्कुराकर कहता है क्या सच में? एक जीनियस चाइल्ड स्टार से यही उम्मीद थी। तो रिहो कहती है सुपर जीनियस। फिर हियातो उसकी नकल करते हुए कहता है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, जिससे रिहो भी गुस्से में आ जाती है। इसके कुछ दिनों के बाद हम लोग हट पर ओका को देखते हैं और शिरागिको उसे देखकर कहती है अरे हम अभी बस बंद ही करने वाले थे, लेकिन ओका उसे गुस्से से देख रही होती है। तभी आमी उसके पास अपने फनी ग्लासेस पहनकर आती है। तो ओका गुस्से में उन्हें छीनकर कहती है क्या मेरा मजाक उड़ा रही हो, अपना काम सीरियसली करो। जिसे सुनकर आमी रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। फिर रिहो उसके पास आकर कहती है आखिर तुम्हें हुआ क्या ओका? तभी हियातो उसे ध्यान से देखता है और कहता है हे तुम्हें पता है तुम। इधर कैफे पर आमी भाग कर आकर ओका के गले लगकर रोने लगती है और ओका उसे पूछती है कि हियातो तुम पे फिर से चिल्लाया? तो आमी कहती है नहीं सुनो ओका ने। पर तभी उसे एक शौक लगता है। फिर वो दूसरी लड़की वहाँ आकर कहती है तो आप यहाँ हैं, और उन दोनों को देखकर आमी का दिमाग और खराब हो जाता है। फिर ओका पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो कीका? और इससे हमें पता चलता है कि वो ओका की ट्विन सिस्टर होती है। फिर कैफे के बंद होने के बाद हियातो पूछता है तो तुमने आखिर हम सबको क्यों बुलाया है? तो कीका कहती है क्योंकि ये ओबान फेस्टिवल पर घर नहीं आई, इसलिए हमारे पेरेंट्स के कहने पर मैं इन्हें देखने आई हूँ। तो ओका कहती है मैंने कॉल पर बता दिया था कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैं अपने पार्ट टाइम वर्क में बिजी हूँ। फिर कीका कहती है इसका क्या मतलब हुआ? आपने एक डिजाइनर बनने के लिए कॉलेज जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब आप एक पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रही हैं? और ऊपर से आप 4 लड़कियों और एक लड़के के साथ एक ही घर में रह रही हैं, और आखिर यहाँ चल क्या रहा है? फिर हियातो कहता है मैं भी हैरान हूँ कि टाउन में हमारे बारे में अजीब अफवाहें नहीं फैली। तो ओका कहती है एक शेयर्ड हाउस है और जैसा तुम सोच रही हो ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर कीका कहती है यहाँ पर एक छिनाल की जैसी लड़की है जो कि किसी भी आदमी को सेड्यूस कर सकती है। एक डरावने चेहरे वाली लड़की है जिसे देखकर लगता है कि इसका पक्का माफिया वगैरह के साथ कनेक्शन होगा। एक बेवकूफ लड़की है जो कि एक आदमी के कहने पर कुछ भी कर सकती है, और एक ऐसी लड़की है जो कि बहुत ही प्यारी और सुशील दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर से वो इन सभी से भी ज्यादा बड़ी छिनाल होगी। जिसे सुनकर शिरागिको कहती है मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर कीका कहती है और सबसे ऊपर एक लड़का जो कि खुद को ओनर कहता है, जो कि ऊपर से बहुत सख्त दिखता है, लेकिन इसी तरह के लड़कों को लड़कियों के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। मुझे यकीन है कि इनमें से एक तो अब तक पक्का इसके प्यार में पड़ भी गई होगी, बस आपको अभी तक उसके बारे में पता नहीं है। फिर ओका कहती है ऐसे बोलना बंद करो, तुम बहुत रूड हो रही हो। तो कीका कहती है हम दोनों ट्विंस हैं, अगर मुझे कुछ महसूस हो रहा है तो आपको भी वैसा ही महसूस होना चाहिए, सही कहा ना? तो ओका कहती है क्या? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। तभी हियातो कहता है मैंने तुमसे पूछा था कि ये किस बारे में है, क्या तुमने हम सभी को एक साथ इसीलिए बुलाया है ताकि हम तुम दोनों बहनों को लड़ते हुए देख सकें? तो कीका कहती है अब तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम बस एक छोटे से कैफे का बिजनेस ही कर सकते हो, और मैं तुम्हें बता दूं कि हम एक ऐसी माननीय फैमिली से आती हैं जिसके सभी मेंबर्स मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम से ही टोक्यो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रहे हैं। हम तुम्हारे जैसे निचले दर्जे के इंसान के लिए चंद पैसे की खातिर काम नहीं कर सकते, और इतने निचले दर्जे के लोगों के साथ काम तो। लेकिन तभी ओका खड़ी होती है और कीका को एक थप्पड़ मार देती है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाती हैं। फिर ओका कहती है मेरी फैमिली को नीचा दिखाने की हिम्मत भी मत करना, और हियातो भी उनकी ओर देखता है। फिर कीका कहती है तो ठीक है जो करना है वो करो, और घर में आने के लिए माफ करना। फिर उसके जाने के बाद ओका सभी से माफी मांगती है। तो शिरागिको कहती है कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। फिर वो सभी उससे कहते हैं कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, और आमी कहती है लेकिन ओका के जैसे दिखने वाली से डांट खाना बहुत बेकार लगता है। जिसे सुनकर ओका उससे माफी मांगती है, और रिहो कहती है आमी। तो आमी भी मास्क लगाकर उससे माफी मांगती है। फिर रिहो मूड को चेंज करने के लिए कहती है वैसे तुम्हारी फैमिली कमाल की है कि सभी मेंबर्स ही टोक्यो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं। तो ओका कहती है हाँ, इसलिए उन सभी की मुझसे भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी, पर मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाई। मेरी बहन ने सोचा होगा कि अब उसे फैमिली के एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतरना होगा, शायद वो भी कुछ अलग करना चाहती होगी, लेकिन क्योंकि मैं अपनी फैमिली के हिसाब से नहीं चली तो अब उसे उनके हिसाब से चलना पड़ रहा है। इसके बाद हम अगले दिन ओका को उदास देखते हैं और वो जाकर एक लड़के से टकरा जाती है। फिर रिहो और शिरागिको भी उसके पास आकर पूछती है कि क्या वो ठीक है,
और शिरागिको उससे पूछती है क्या तुम कल रात की आमी की कही बात को लेकर परेशान हो? तो ओका कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि कीका भी चोरी छुप के उसे देख रही होती है, लेकिन तभी हियातो उसे देख लेता है तो वो घबरा कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम उसे कैफे के बाहर देखते हैं और वो ओका की उससे कही बात याद करती है कि हम सभी जिस कैफे में काम करते हैं उसका नाम फैमिलिया है और बेसिकली हम सभी एक फैमिली की तरह हैं और वो जगह बहुत ही अच्छी है। फिर वो अंदर जाने लगती है और अंदर आमी अकाने से कह रही होती है कि ओका सुबह बहुत उदास लग रही थी, मुझे लगता है कि मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। तो अकाने कहती है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें उसे अच्छे से माफी मांगनी चाहिए। तो आमी कहती है हाँ मैं अच्छे से मांगूंगी क्योंकि ओका के उदास रहने से मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। और ये सुनकर कीका वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसकी नजर साइन बोर्ड पर पड़ती है और उसे ओका की बात याद आती है जिसमें वो उसके सामने उस पंपकिन चीज केक की तारीफ कर रही होती है। जिसके बाद वो मास्क पहनकर अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी आमी अपना मास्क पहनकर उसका वेलकम करती है जिससे कीका की हंसी छूट जाती है और फिर वो शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। जिसे देखकर अकाने कहती है कि हयातो ने इस चीज के लिए मना नहीं किया था। तो आमी उससे माफी मांगती है। फिर हम लोग रात में ओका को बात में उदास बैठा देखते हैं और बहुत वक्त होने की वजह से रिहो उसे बुलाने आती है, लेकिन वो देखती है कि ओका का सिर्फ चेहरा ही बाहर होता है और ये देखकर वो बहुत ही डर जाती है कि कहीं ओका सुसाइड करने का तो नहीं सोच रही। तो ओका उससे कहती है माफ करना मैं खो सी गई थी। इसके बाद वो रात में ऐसे ही बेड पर उदास होकर लेट जाती है और पास्ट को याद करती है कि कैसे उसके पेरेंट्स उसके फैशन डिजाइनर बनने के सपने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और तभी कीका आकर कहते इन्हें जो करना है करने दीजिए, इनकी जगह मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी जाऊंगी। फिर प्रेजेंट टाइम वाली ओका कहती है हाँ ये मेरी ही गलती थी। तभी हियातो वहाँ आकर पूछता है क्या एक मिनट है, जिसे देखकर ओका घबराकर खुद को ढक लेती है। फिर हियातो उसके पास आकर कहता है तुमने कुछ बातें बोली और अब तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम माफी मांगकर सब ठीक करना चाहती हो, सही कहा ना? तो ओका गुस्से में कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी हियातो कहता है आज तुम्हारी बहन बीच छठ पर भेस बदल कर आई थी, जिसे सुनकर ओका को भी शौक लगता है। फिर हियातो कहता है मुझे पूरा यकीन है कि वो सुलह करना चाहती है। तो ओका कहती है वो ऐसा कभी नहीं करेगी, मैं एक बेकार बड़ी बहन हूँ जिसने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर डाल दी थी और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वैसा करने आएगी। फिर हियातो पूछता है जो तुम ये फैशन डिजाइनिंग वाला काम कर रही हो, क्या कल उसने उसको लेकर तुम्हें बुरा भला बोला? उसने हमें ये चीज नहीं बताया कि उसने आखिर हम सबको एक साथ क्यों बुलाया था, पर मुझे लगता है कि मैं उसकी वजह गेस कर सकता हूँ। वो तुम्हारे बारे में चिंतित थी, वो डरी हुई थी क्योंकि तुम अजीब लोगों से घिरी हुई हो। जिसे सुनकर ओका पूछती है क्या कीका मेरे लिए परेशान थी? तो हियातो कहता है हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए और याद रखो कि तुम्हें अपनी असली फैमिली की भी इज्जत करनी चाहिए। मैं तुम्हें कल की छुट्टी दे रहा हूँ तो उस वक्त का इस्तेमाल उसके साथ सब कुछ ठीक करने में करो। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि ओका कीका के साथ सुलह करने के लिए जाने लगती है और सभी उसे बेस्ट ऑफ लक कहती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आमी उसके सामने सर झुकाकर उससे माफी मांग रही होती है। तो ओका कहती है आमी खड़ी हो जाओ, मैं उस बात को लेकर जरा से भी परेशान नहीं हूँ। और जब ओका बाहर जाने लगती है तो उसे अपने सामने कीका दिखती है। फिर हम उन दोनों को एक साथ देखते हैं और ओका कहती है मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी और हियातो ने कल रात मुझे एहसास दिलवाया कि शायद मैं तुम्हारे बारे में गलत थी। तो कीका कहती है सही कहा, आप तब से गलत ही सोच रही हैं। मैं जो करना चाहती हूँ उसे मैं कभी किसी दूसरे के लिए कुर्बान नहीं करूंगी। मैंने कॉलेज जाने का फैसला किया क्योंकि मैं खुद वहाँ जाना चाहती थी, तो उससे आप क्यों उदास हैं? आपको ये लगता है कि मैं आपकी वजह से सफर कर रही हूँ? जब से मैंने एंट्रेंस एग्जाम देने का फैसला किया था तब से आप बहुत परेशान रहने लगी थी और अंदर से खुद की ही बुराई कर रही थी। और ऊपर से जब मैं कॉलेज चली गई तो आप घर छोड़कर यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करने लगी और अजनबियों को अपनी फैमिली बताने लगी। आपको पता है कि मॉम और डैड को आपकी कितनी चिंता होती है, इसलिए मैं आपको देखने आई थी। लेकिन यहाँ आकर तो मुझे एक बुरी इंसान समझा जा रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि आप ही ने वो बीच हट, स्विम सूट्स और कैफे यूनिफॉर्म्स बनाई हैं और ये चीज मैं उन्हें एक ही बार देखने से बता सकती हूँ क्योंकि हम जुड़वा जो हैं और इसी वजह से हम दोनों के टेस्ट और फैशन सेंस भी एक जैसी ही है। पर आपने कभी भी मेरे लिए वैसा क्यूट आउटफिट नहीं बनाया। और ये सुनकर ओका जाकर उसके चेहरे पर हाथ रखती है और कहती है मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था उसके लिए माफ करना, तुम सच में मेरी सबसे कीमती छोटी बहन हो। जिसे सुनकर वो रोने लग जाती है और कहती है आपको ये बात मुझसे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी। फिर ओका उसे कहती है ठीक है अब रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए भी एक क्यूट आउटफिट बना दूंगी। इसके बाद घर के पास आकर कीका पूछती है क्या मुझे सच में माफी मांगनी पड़ेगी? तो ओका कहती है हाँ, क्योंकि तुमने कल उनको बहुत बुरा भला बोला था और मैं चाहती हूँ कि वो भी समझे कि तुम कोई बुरी इंसान नहीं हो। फिर ओका दरवाजा खोलती है और देखती है कि शिरेगिको को फिर से शराब चढ़ चुकी होती है और रिहो अपने स्विम सूट को दिखा रही होती है और आमी वही अपनी बेवकूफों वाली हरकतें कर रही होती है और उसे देखकर ओका को भी शौक लगता है, जिसके साथ ही वो दरवाजे को बंद कर देती है और कहती लगता है कि वो सभी बिजी हैं तो हम कुछ वक्त बाद आएंगे। तभी अकाने कहती है लगता है कि तुम लोगों की सुलह हो गई है तो क्यों ना
तुम दोनों कैफे में आओ और मैं तुम दोनों को कॉफी पिलाती हूँ। हमारे पास पंपकिन चीज केक भी है जो कि तुम्हारी बहन को बहुत पसंद आएगा। जिसे सुनकर कीका खुश हो जाती है और ओका अकाने से कहती तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना। तो अकाने कहती अगर वो उसे देख लेती तो पक्का एक और लड़ाई हो जाती। इसके बाद अकाने उन्हें चीज केक और कॉफी देती है जिससे कि कीका बहुत ही मजे से खाना शुरू कर देती है और उसे देखकर ओका भी खुश होती है। इसके बाद रात में ओका हियातो को डिनर के लिए कहने आती है तो हियातो कहता है ठीक है मैं आता हूँ। फिर ओका जरा से शर्मा कर कहती है तुम्हारी उस एडवाइस की वजह से मेरी और मेरी बहन की सुलह हो गई तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। लेकिन हियातो कहता है अच्छा, और ये सुनकर अच्छा लगा कि सब ठीक हो गया। फिर ओका कीका की उससे कही बात को याद करती है जिसमें कीका उससे कहती है वैसे हियातो सच में कमाल का है। जब मैं उससे पहली बार मिली तो उसने मुझे देखते ही पूछा आखिर तुम कौन हो। फिर प्रेजेंट टाइम में वो हियातो से पूछती है आखिर तुम्हें पहली बारी देखने से कैसे पता चल गया कि हट में मेरी जगह पर कीका थी। यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स भी हमें एक साथ देखकर हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हियातो कहता है क्योंकि उसने बैग अपने लेफ्ट शोल्डर पर टांग रखा था। मुझे लगा कि ये अजीब है क्योंकि तुम राइट हैंडेड जो हो। जिसे सुनकर हैरान हुई ओका पूछती है क्या सिर्फ इतने से ही, ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता था। तो हियातो कहता है पर जैसे उसने आमी से बात की वो मुझे सबसे अजीब लगा। भले ही तुम्हारे बोलने का ढंग बहुत घटिया है और तुम बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती हो और एक बेकार लड़की हो जो कि समुद्र में ही पाद मार देती है। जिसे सुनकर ओका गुस्से में आ जाती है। फिर हियातो कहता है पर तुम कभी भी उस इंसान से ऐसे बात नहीं करोगी जिससे कि तुम अपनी फैमिली मानती हो। जिसे सुनकर ओका भी चौंक सी जाती है। फिर हियातो कहता है आखिरकार तुम हम सभी 6 लोगों में सबसे केयरिंग जो हो। और ये सुनकर ओका उससे इम्प्रेस सी हो जाती है। फिर वो शर्मा कर कहती है नहीं मैं बस नॉर्मल हूँ पर सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि जब उसने कैफे की बेइज्जती की तब भी तुम गुस्सा नहीं हुए। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही कूल है कि तुम हर एक काम कॉन्फिडेंट होकर शांति से करते हो। तभी हियातो कहता है अरे हाँ, क्या तुमने अपनी बहन को ये बताया कि मैं भी टोक्यो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। उसने मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड की भी बेइज्जती की थी पर मैं भी टोक्यो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। यहाँ तक कि जब मुझे एक्सेप्ट किया गया था तब मैं सिर्फ हाई स्कूल में था। और ये बातें सुनकर ओका भी शॉक हुई, कहती है इतने भी शांत नहीं हो। इसके कुछ दिनों के बाद हम उन सभी को पटाखे चलाते हुए देखते हैं और हियातो बैठा याद करता है कि कैसे वो अपनी दादी के साथ इन्हें चलाया करता था। और उसकी दादी कहती है हाँ ये सुंदर है पर जैसे ही ये स्पार्कल खत्म होगा वैसे ही गर्मियां भी खत्म हो जाएंगी। जिसे सुनकर छोटा हियातो शॉक हो जाता है। फिर प्रेजेंट टाइम में वो खत्म हो जाता है। लेकिन तभी ओका कहती है अब रुको आमी, और हम देखते हैं कि आमी उन पटाखों के साथ मस्ती कर रही होती है जिसे देखकर हियातो भी खुश होता है और अकाने भी खड़ी उसे देख रही होती है। इसके कुछ वक्त के बाद हम लोग हियातो को लैपटॉप पर कैफे की अकाउंटिंग का काम करता देखते हैं और इससे वो बहुत थक चुका होता है। फिर वहाँ पर अकाने कॉफी लेकर आती है और कहती है तुम्ही ने रिहो से कहा था कि ज्यादा काम मत करना और अब खुद को देखो। तो हियातो कहता है याद है ना कि मैं ही इस बिजनेस को चला रहा हूँ इसलिए मुझे बहुत सी चीजें करनी होती हैं लेकिन बीच हट के बंद होने के बाद चीजें और भी आसान हो जाएंगी। तभी अकाने की नजर सामने पड़ती है और वो कहती है अरे वाह तुम्हारे पास तो बहुत मुश्किल बुक्स हैं। तो हियातो कहता है मैंने इनका इस्तेमाल एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई के लिए किया था। आमतौर पर मैं इन्हें एक बार पढ़ कर ही और तभी उसे शौक सा लगता है क्योंकि वो अकाने की पेंटिस को देख लेता है और फिर शर्मा कर आगे कहता है याद कर लेता था। तो अकाने कहती है मतलब तुम काफी स्मार्ट हो और लगभग हर चीज के बारे में भी जानते हो। तो हियातो कहता है पढ़ाई के बारे में तो जानता हूँ लेकिन उसके बाहर की बहुत सी चीजों के बारे में मुझे भी नहीं पता। फिर अकाने एक बुक सीरीज को देखती है जिसका की टाइटल होता है द कंप्लीट वर्क ऑफ नासुमे सोसुकी। फिर वो हियातो से पूछती है जैसे कि एक लड़की के दिल के बारे में। तो हियातो कहता है वो एक चीज है जिसके बारे में मुझे सबसे कम पता है। फिर अकाने कहती है झूठ मत बोलो, तुम चीजों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हो और मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम्हें पहले से ही अंदाजा है कि कोई इंसान कैसा महसूस करता है। तो हियातो कहता है मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। फिर अकाने उसके पास आकर अपने घुटनों पर बैठ जाती है और पूछती है अगर जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। और हियातो शर्मा कर कहता है मुझे इन सभी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर अकाने अपने बूब्स को दिखा कर कहती है तो क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हें इस जैसी चीजों में इंटरेस्ट है, जिससे हियातो शर्मा कर उसे रुकने को बोलता है। फिर अकाने नॉर्मल तरीके से बैठकर पूछती है बताओ हियातो स्टार्स आज रात बहुत सुंदर लग रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि आसमान कल भी साफ रहेगा? और ये असल में आई लव यू बोलने का एक तरीका सा होता है। जिसे सुनकर हियातो भी शौक सा हो जाता है और फिर दूसरी तरफ आंखें कर कर कहता है किसे पता, अभी मेरे पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है क्योंकि मैंने मन बना लिया है कि मैं 1 साल के अंदर दादी जी के कैफे को रिवाइव करूंगा। तो इसलिए माफ करना, मेरे पास अभी स्टार्स और वेदर फोरकास्ट के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। पर जो कॉफी तुम बनाती हो वो सच में बहुत अच्छी होती है और मुझे उम्मीद है कि किसी दिन मैं वक्त निकाल कर इसे पीते हुए तुम्हारे साथ स्टार्स को देख पाऊंगा। जिसे सुनकर अकाने भी शौक हो जाती है लेकिन तभी वो नॉर्मल होकर कहती है आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं
सच में स्टार्स और वेदर के बारे में ही बात कर रही थी, जिसे सुनकर हियातो को भी शौक लगता है। फिर अकाने खड़ी होकर कहती है, खैर जो भी हो, जो चीजें स्मार्ट लोग कहते हैं वो कभी सेंस नहीं बनाती, और अब मैं सोने जा रही हूँ। तो हियातो शर्माया हुआ गुड नाइट कहता है, लेकिन अकाने जाने से पहले कहती है, अरे हाँ तुम्हें पता है आज का चांद भी खूबसूरत है ना। और ये जापानीज में आई लव यू बोलने का एक पोएटिक तरीका है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है द मून इज ब्यूटीफुल इजंट इट। और ये सुनकर हियातो कहता है, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। तो अकाने उसे गुड नाइट कहकर चली जाती है और फिर बाहर आकर कहती है, तो मुझे लगता है कि मेरे कन्फेशन या प्रपोज को लेकर उसका रिस्पॉन्स अभी होल्ड पर है। और हम देखते हैं कि शिरागिको ने ये सारी बातें सुन ली होती हैं। इसके बाद अगले दिन शाम को हम उन लोगों को एक बाथ हाउस में जाता हुआ देखते हैं, क्योंकि उनके घर का बाथटब टूट चुका होता है, जिसकी रिपेयर अगले दिन होगी। और इसी मौके का फायदा उठाकर रिहो हियातो से नया टॉयलेट लेने की जिद करने लगती है। तो हियातो कहता है कि वो इसके बारे में सोचेगा, जिससे रिहो खुश हो जाती है और अकाने भी उसे देख रही होती है। फिर वो लोग बाथ हाउस में आते हैं और शिरागी को कहती है, हम एक बार दादी जी के साथ भी यहाँ आए थे ना। तो रिहो कहती है, हाँ जब पिछले साल बॉयलर टूट गया था तब। फिर शिरागी को कहती है, सच में बहुत वक्त बीत गया और हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, फिर भी दादी जी ने हमें कॉफी पीने को कहा था। जिसे सुनकर रिहो कहती है, बस भी करो, तुम मुझे भी रुला दोगी। इधर आमी अपनी डक को देख रही होती है और तभी ओका उससे कहते हैं कि वो अपनी डक को पानी में नहीं ले जा सकती। तो आमी पूछती है, पर क्यों, रबर डकीज तो सबको पसंद आती हैं। लेकिन ओका फिर भी मना कर देती है, जिससे आमी मुंह फुला लेती है। फिर ओका अंदर आकर कहती है, सभी लोग सुनो, आज ये सारा बात हमारा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी आमी शुरिकेन की तरह सोप्स को फेंकती है, जिस पर फिसल कर ओका गिरने लगती है, लेकिन वो जैसे तैसे बच ही जाती है और कहती है, ऐसी ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी। लेकिन तभी आमी फिसल कर आकर उसे किक मारती है और वो दोनों भी उन्हें देख रही होती हैं। तभी वहाँ पर आचान भी आकर कहती है, तुम लड़कियों के होते हुए कहीं शांति नहीं रह सकती। और तभी आमी उसके पास जाकर कहती है, आपके एप्स हमेशा की तरह कमाल के हैं, जिसे देखकर वो उन्हें छुपा सा लेती है। फिर शिरागी को अंदर जाने को बोलती है और तभी अकाने रिहो के पास आकर कहती है, हे रिहो। तो रिहो पूछती है, क्या हुआ, लेकिन अकाने सिर्फ उसकी ओर देखती रहती है, जिससे रिहो भी चौंक सी जाती है। और फिर अकाने कहती है, कुछ नहीं। इधर हियातो गर्म पानी में नहाने से डर रहा होता है, तो वो फिश शॉप वाला कहता है, चलो भी बच्चे आ जाओ, एक बात को गर्म तो होना ही चाहिए ना। तो हियातो कहता है, नहीं, एक असली बात के लिए ये बहुत ही ज्यादा गर्म है। फिर वो लोग उसे जबरदस्ती अंदर लाने की कोशिश करते हैं और इधर वो सभी उनकी आवाजें सुन रही होती हैं। फिर वो फिश शॉप वाला कहता है, वाओ तुम्हारे पास तो काफी बड़ा है, जिसे सुनकर वो सभी भी शर्मा जाती हैं और फिर उसके पीनस को इमेजिन करने लगती हैं। तभी आमी पूछती है, हे हियाची के पास कौन सी बड़ी चीज है, जिसे सुनकर ओका घबरा कर कहती है, आखिर मुझे कैसे पता होगा। इसके कुछ वक्त के बाद आचान कहती है, वैसे लड़कियों हियातो के साथ रहकर सब कैसे चल रहा है। ये सुनकर ओका पूछती है, आपका क्या मतलब है। तो आचान कहती है, मेरा मतलब, क्या तुम में से किसी को वो पसंद नहीं आने लगा, वो अंदर से बहुत अच्छा लड़का है और बाहर से भी इतना बुरा नहीं दिखता। और ये सुनकर वो तीनों ही शॉक हो जाती हैं। तो ओका कहती है, बिल्कुल भी नहीं, वो एक नर्ड टाइप का लड़का है जो हमेशा काम काम। तभी आमी आकर कहती है, हाँ मुझे हियाची पसंद है, वो एक दिन मेरे लिए टाकोयाकी और कबाब लेकर आया था। तो आचान कहते हैं, तुम्हें तो बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा, कभी मेरी शॉप पर आना, मैं तुम्हें डिफूको खिलाऊंगी। तो आमी कहती है, आई लव यू वागाशी शॉप लेडी। तभी शिरागी को खड़ी होकर कहती है कि गर्म पानी की वजह से उसे चक्कर से आ रहे हैं, तो वो बाहर जा रही है। जिसे सुनकर आचान कहती है, अरे रुको, मैंने तुम्हारा जवाब तो सुना ही नहीं। फिर ओका कहती है, जब आखिरी बार हमने इसके बारे में बात की थी तो भी हमने आपसे यही कहा था कि हम ऐसा कुछ नहीं सोचती। तो आचान कहती है, पर क्या पता अब कुछ चीजें बदल गई हो। फिर अकाने रिहो की ओर देखती है और पूछती है, तुम्हारा क्या रिहो, तुम हियातो के बारे में कैसा महसूस करती हो। जिस सुनकर रिहो भी चौंक सी जाती है और फिर कहती है, वैसे मैं सोचती हूँ कि वो कैफे चलाने के लिए बहुत मेहनत करता है, पर काश वो कस्टमर्स के साथ दोस्ताना बर्ताव करना भी शुरू कर दे। फिर अकाने कहती है, मैं उस बारे में बात नहीं कर रही। जिसे सुनने के बाद रिहो कहती है, अरे मुझे भी चक्कर आ रहे हैं। फिर वो बाहर आकर साबुन लगाते हुए मन में कहती है, हमें अभी इन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमें दादी जी के बिजनेस को वापस पैरों पर खड़ा करना है। और मुझे पूरा यकीन है कि हियातो भी ऐसा ही सोचता होगा। फिर वो उसके मुस्कुराते हुए चेहरे के बारे में सोचती है और कहती है, तो मुझे भी। पर तभी अकाने कहती है, रिहो मुझे हियातो पसंद है, और हाँ एक आदमी के तौर पर, तुम्हें भी है ना। तो रिहो कहती है, जैसा मैंने कहा, मैंने कभी हियातो को उस नजर से नहीं देखा। और उसे देखकर अकाने कहती है, अच्छा तो फिर तुम्हें इस बात से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो रिहो पूछती है, किस बात से। फिर अकाने कहती है, मैंने हियातो को बता दिया है कि मैं उसे प्यार करती हूँ। जिसे सुनकर रिहो भी शौक हो जाती है। इसके बाद बाथ हाउस के बाहर हम देखते हैं कि आमी जिद कर रही होती है कि हियातो उन्हें कॉफी खरीद कर दे, लेकिन हियातो साफ मना कर देता है। तभी अकाने उससे कहती है, मैं तुम्हें घर जाकर कॉफी लाटे पिलाती हूँ। जिसे सुनकर आमी भी खुश हो जाती है। फिर अकाने पूछती है, और हियातो क्या तुम्हें भी चाहिए। तो हियातो कहता है, मुझे मीठी पसंद नहीं। तो वही
पहले वाली ही बना देना। तो अकाने कहती है समझ गई, और साथ में वो रिहो की ओर देखती है, जिससे रिहो भी चौंक सी जाती है। फिर कुछ वक्त के बाद शिरागिको और ओका भी बाहर आती हैं। तभी रिहो कहती है अरे हाँ मुझे याद आया, कल के ब्रेकफास्ट की मैं इंचार्ज हूँ, मैं कुछ चीजें खरीदने के बाद घर आऊंगी। तो हियातो उसे ठीक है कहता है, लेकिन तभी ओका उसके पैर पर मारती है और पूछती है क्या तुम सच में एक लड़की को इस वक्त अकेले शॉपिंग करने जाने दोगे? तो रिहो कहती है नहीं कोई बात नहीं, मैं अकेली ही ठीक हूँ। लेकिन हियातो कहता है चलो चले, अगर मेरी स्टाफ के किसी भी मेंबर को कुछ भी हो गया तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ, तो चलो जल्दी से सामान खरीद कर घर चलते हैं। फिर वो दोनों साथ में चले जाते हैं और अकाने भी उन्हें देख रही होती है। इसके बाद हम लोग उन्हें घर वापस जाते हुए देखते हैं और हियातो से कह रहा होता है कि भले ही चीजें सस्ती थी लेकिन फिर भी उसे सभी लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन रिहो सोच में ही डूबी होती है और अकाने की बात याद करती है जिसमें उसने कहा था कि उसने हियातो को बता दिया है कि वो उससे प्यार करती है। तभी हियातो उससे कहता है हे रिहो आखिर क्या हुआ, जब से हम चल रहे हैं तब से तुम खोई सी हो। तो रिहो कहते हैं कुछ भी नहीं, वो मैं बाथ में ज्यादा देर तक बैठी रही थी इसलिए शायद मुझे डिहाइड्रेशन हो रही है। और उसे देखकर हियातो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और फिर एक वेंडिंग मशीन से पानी की एक बोतल निकालकर रिहो को देकर कहता है आमी को इसके बारे में मत बताना। जिसके बाद रिहो चलते हुए मन में कहती है क्यों, आखिर तुम मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अकाने ने तुम्हें प्रपोज कर दिया है क्या, इसीलिए तुम्हें बहुत खुशी हो रही है? फिर वो उसके साथ चलते चलते बिजनेस की बातें करने लगती है, लेकिन मन में कहती है आखिर तुमने उसे क्या जवाब दिया होगा। फिर वो उसके साथ कुछ और बातें करती है और फिर मन में कहती है तो तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो, क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक स्टाफ मेंबर या एक हाउसमेट हूँ? लेकिन मैं वैसा नहीं चाहती, मैं हम सब में से सबसे बड़ी हूँ, इसलिए मैं फैमिली और दादी जी के लिए अपनी जी जान लगाकर मेहनत करती हूँ। पर सच ये है कि मैं भी हियातो से। फिर वो लोग घर के पास आ जाते हैं और हियातो कहता है आखिर वहाँ क्यों रुक गई, जल्दी चलो वरना सभी परेशान होंगे। तो रिहो कहती है हाँ जरूर। फिर वो मन में कहती है अभी सिर्फ हम दोनों ही हैं, अगर मुझे उसे बताना है तो यही वो मौका है। फिर हियातो कहता है चलो चले। जिसके बाद वो अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी रिहो जाकर उसे रोक देती है और कहती है मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ हियातो। और ये सुनकर हियातो को भी शौक लगता है। तभी रिहो घबराई सी कहती है अगर मैं तुमसे ये चीज अचानक से आकर कहूंगी तो तुम क्या करोगे, मुझे लगता है शायद ये तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगी। फिर हियातो उसके चेहरे को देखता है और दूसरी तरफ चेहरा कर कर कहता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि बाकी सभी की तरह मुझे भी खुशी होगी। और अगर ये बात सच भी हो, लेकिन अभी ये नहीं बता सकते कि कैफे एक साल तक टिक भी पाएगा या नहीं, तो मेरे पास अभी इन चीजों के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। जिस सुनकर रिहो कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें इससे खुशी मिल रही है तो इतना काफी है। जिसके बाद वो अंदर जाने लगती है और फिर गुड नाइट कहकर अंदर भाग जाती है। जिसके बाद हियातो कहता है मुझे सच में नहीं पता कि ऐसी सिचुएशन में सही आंसर क्या होगा। इसके बाद अगले दिन रिहो दिन के आखिरी कस्टमर को बाय करती है, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो उसे एक शौक सा लगता है क्योंकि अकाने जबरदस्ती हियातो को कॉफी बनाने के बहाने उसे छू रही होती है, जिसे देखकर रिहो भी चिढ़ जाती है। फिर अकाने जानबूझकर अपने बूस्ट को हियातो के साथ लगाती है, लेकिन तभी रिहो पूरे गुस्से में आकर कहती है आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो, ये कोई हॉटेस्ट बार नहीं है। तो हियातो कहता है मैं कुछ भी नहीं कर रहा। फिर अकाने रिहो की ओर मुस्कुराकर देखने लगती है और रिहो भी उसे पूरे गुस्से में देख रही होती है और उन्हें देखकर हियातो भी घबराया हुआ फिल्टर पेपर लेने के बहाने वहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद अकाने कहती है एक हॉस्टेस बार में टचिंग अलाउड नहीं होती। फिर रिहो कहती है आखिर तुम ये कैसा गेम खेल रही हो, मेरे सामने जानबूझकर हियातो के पास क्यों जा रही हो? तो अकाने कहती दिक्कत क्या है, यहाँ पर कोई कस्टमर्स नहीं है और उसके भी ऊपर तुम्हारे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स भी नहीं है, सही कहा ना? तो रिहो कहती है सही कहा नहीं है, क्या तुम सोच रही हो कि मैं ये कहूंगी? बिल्कुल मैं भी हियातो से प्यार करती हूँ, तो जब तुम मेरे सामने ऐसी चीजें करती हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। इधर हियातो मार्केट में जाता हुआ कहता है लड़कियों का चहीता बनना भी थका देता है। तभी उसके पास खड़ा एक लड़का कहता है यार मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि उस कैफे में क्या हो रहा था। तो दूसरा कहता है हाँ मुझे पता है, दो वेटरेसेस एक दूसरे को मारने तक जा रही थी। जिस सुनकर हियातो भी रुककर उनकी बातें सुनता है और वो पहले वाला लड़का कहता है बिल्कुल मैं भी उससे प्यार करती हूँ। तो दूसरा कहता है मुझे नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रही थी, पर लगता है वहाँ पक्का कोई लड़कियों का चहीता आदमी होगा। जिस सुनकर हियातो को भी शौक लगता है। इधर कैफे का दरवाजा खुलता है और आमी कहती है वहीं पर रुक जाओ, मुझे यहाँ से शोर आता सुनाई दिया, तो मुझे जल्दी से बताओ कि तुम किस चीज पर झगड़ रही थी। इधर हियातो भाग कर आता हुआ कहता है डैम मिट ये मेरी ही गलती है, वो लड़ रही है क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव हूँ। इधर आमी उन दोनों को खुद की बनाई हुई मड बॉल्स पकड़ा देती है और कहती है ये एक गेम है, जिसकी बॉल पहले टूटी वो हार जाएगा और भले ही कोई भी जीते पर तुम दोनों को लड़ाई बंद करनी ही होगी। फिर अकाने मुस्कुरा कर कहती है मुझे माफ करना रिहो, तुम बस खुद से आकर वो नहीं कहने वाली थी तो इसलिए मुझे तुम्हें जरा सा गुस्सा दिलाना पड़ा। तो रिहो पूछती है लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? फिर अकाने
कहती है क्योंकि जब तुम कोई चीज कहना या करना चाहती हो तो तुम बस उस बात को हमेशा दिल में ही दबा लेती हो, और मुझे जरा सा अनफेयर लगा कि सिर्फ मैं अकेली ही अपनी मर्जी के हिसाब से चीजें कर रही थी, और ये सोचकर ही मुझे बहुत दुख हुआ। माफ करना, मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया। तो रिहो शर्मा कर कहती है कोई बात नहीं, मुझे लगता है मैं भी जरा सा ज्यादा ही गुस्सा हो गई थी। फिर अकाने कहती है लेकिन आखिरकार अब से हम दोनों एक दूसरे से सेम नजरिए से बात कर पाएंगी, यहाँ तक कि फैमिली के अंदर भी लड़ाई तो लड़ाई ही होती है और मैं हारने नहीं वाली हूँ। तो रिहो कहती है मैं भी नहीं। तभी हियातो वहाँ आकर कहता है तुम दोनों मेरे पीछे लड़ना बंद करो, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अभी इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो रिहो कहती है हम दोनों लड़ तो नहीं रही थी, सही कहा ना? और अकाने कहती है बिल्कुल सही, और जब तुम हमसे इस तरह से बात करते हो। फिर रिहो आगे कहती है इससे मुझे भी गुस्सा आता है। ये सुनकर हियातो भी कंफ्यूज सा हो जाता है। फिर आमी कहती चिंता मत करो हियाची, ये बस एक ड्रॉपिंग कॉन्टेस्ट है, भले ही कोई भी जीते लेकिन ये बस एक गेम ही है। जिस सुनकर हियातो शौक में कहता है क्या एक गेम? फिर वो याद करता है कि कैसे अकाने उसे आज का चांद सुंदर है कहकर प्रपोज कर गई थी, और रिहो ने भी उससे कहा था कि वो भी उससे प्यार करती है, और इस लॉजिक के हिसाब से वो खुद को ही लड़कियों का चहीता कह रहा था। जिसके बाद वो शर्माकर और गुस्से में कहता है तो तुम सभी मुझे बस तंग कर रही थी, जिसे देखकर रिहो कहती लगता है कि उसे गलत फहमी हो गई है। तो अकाने कहते कोई बात नहीं, वो जल्दी ही समझ जाएगा कि हम दोनों कितनी सीरियस हैं। फिर रिहो कहती है अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो अकाने कहती है मैं भी नहीं। फिर उसी रात को हियातो टॉयलेट करने के लिए नीचे आता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी दादी यानी कि साचिको के कमरे की लाइट जल रही होती है, और फिर जब वो रूम में देखता है तो वहाँ पर शिरागिको होती है जो कि साचिको के ड्रॉस में कुछ देख रही होती है। इसके कुछ दिनों के बाद हियातो सभी को कहता है कि उन्हें अब एक नया मेन्यू चाहिए जो कि इतना बढ़िया हो कि उसके बारे में टीवी पर भी बात हो। तभी ओका पूछती है अच्छा और वैसी चीज कौन बनाएगा? जिसे सुनकर हियातो भी चुप हो जाता है। फिर ओका कहती है तुम फिर से सारी जिम्मेदारी शिरागी के ऊपर डाल दोगे, पर शिरागी को अगर तुम्हारे पास वैसा कोई आइडिया होता तो हम उसे कब का शुरू कर चुके होते है ना? ये लड़का सच में गधा ही रहेगा। तो हियातो से चुप रहने को बोलता है। तभी अकाने कहती है मुझे लगता है नया मेन्यू बनाना एक काफी अच्छा आइडिया है, और तुम्हारा इस तरह की चीजों को लेकर सीरियस होना मुझे बहुत पसंद है। फिर रिहो भी अकाने की नकल करती हुई कहती है मुझे भी ये पसंद आया, और इससे देखकर मुझे समझ आता है कि तुम कितने रिलायबल हो। और उसे देखकर हियातो को याद आता है कि उस दिन कैसे आमी ने उसे कह दिया था कि ये सब बस एक गेम है। फिर वो दोनों से कहता है तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रही हो ना, मैं इसमें फिर से नहीं फंसने वाला। जिस सुनकर अकाने कहती है मुझे नहीं लगता कि अब हम कुछ वक्त तक वैसा कर पाएंगी, और रिहो कहती है सही कहा, वो अब हम दोनों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। और ओका को उनकी बातें समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन शिरागिको को पता होता है क्योंकि उसने अकाने की रिहो से कही वो बात भी सुन ली थी जिसमें वो कहती है कि मैंने हियातो को बता दिया है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो हियातो के नए मेन्यू को मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हियातो उसे कहता है कि तुम्हारे कॉलेज की क्लासेस भी जल्दी ही शुरू होने वाली हैं, तो इसलिए मैं तुम पर हर एक चीज के लिए निर्भर नहीं रह सकता। तो शिरागिको कहती है तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर हियातो उससे कहता है कि ये शायद अभी के लिए काम कर जाए, पर मैं तुमसे ये हमेशा नहीं करवा सकता क्योंकि किसी ना किसी दिन तुम्हें ये घर छोड़कर जाना तो होगा ही। जिसे सुनकर शिरागिको को एक शौक लगता है। फिर हियातो भी उसकी ओर देखकर शौक सा हो जाता है क्योंकि शिरागिको की आंखों में आंसू आ चुके होते हैं, और वो कहती है आखिर तुम हमेशा ऐसी सैड चीजें क्यों कहते हो, हम हमेशा एक फैमिली रहेंगे, सही कहा ना? तो हियातो कहता है ये चीज कहने में तो अच्छी लगती है, पर तुम यहाँ हमेशा पार्ट टाइम काम तो नहीं कर सकती ना? तो शिरागिको कहती है पर फिर भी मैं यहाँ रह तो सकती हूँ है ना? तो हियातो कहता है मुझे नहीं लगता कि ये चीज काम भी करेगी, तुम्हारे पेरेंट्स इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। जिस सुनकर शिरागिको गुस्से में कहती है तो ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही मतलबी बनना है तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाऊंगी, तुम नए मेन्यू की चीजें खुद ही बना लेना। और ये सुनकर हियातो को एक शौक लगता है, लेकिन फिर वो उससे माफी मांगता है और कहता है तुम जितना वक्त चाहो यहाँ रह सकती हो। और इतना सुनकर ये शिरागिको खुश हो जाती है। इधर अकाने अपनी बैंड के दोस्तों को हियातो और उसकी वो किसी दिन एक साथ बैठकर कॉफी पीते हुए स्टार्स को देखने वाली बात बताती है, जिसे सुनकर उनको लगता है कि वो उसके नए गाने के लिरिक्स हैं। लेकिन फिर अकाने कहती है मैंने अपने क्रश को प्रपोज किया, और उसका ये जवाब था, जिसे सुनकर उन दोनों को ही शौक लगता है। इधर शिरागिको स्वीट पोटैटो टार्ट बनाती है, जिसे देखकर हियातो कहता है हाँ ये पतझड़ के लिए बढ़िया लग रहा है। फिर शिरागिको उसकी ओर मुस्कुराकर देखने लगती है, और हियातो उसे देखकर पूछता है आखिर क्या हुआ? तो शिरागिको कहती है टाइम सच में बहुत जल्दी निकल जाता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कल से सितंबर शुरू होने वाला है, और सच में गर्मियां बहुत जल्दी खत्म हो गयी। तो हियातो कहता है सही कहा, हम बहुत ही ज्यादा बिजी थे। तभी शिरागिको पूछती है सिर्फ बिजी ही, क्या कुछ और नहीं हुआ, जैसे कि कुछ रोमांटिक? जिसे सुनकर हियातो को अकाने और रिहो की याद आती है, और फिर वो कहता है अगर तुम मुझसे ये पूछ रही हो तो पक्का तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ होगा। फिर शिरागिको मुड़कर कहती है दादी जी सही थी, तुम्हें सच में झूठ बोलना नहीं आता। फिर वो उसे जाकर हक कर कहती है मैं भी किसी से प्यार करती हूँ, पर भले ही वो
जो भी मुझसे करता हो, लेकिन मैं कभी भी उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक दिन उसे उदास कर ही दूंगी। लेकिन हम सभी में सबसे पहले मुझे तुमसे प्यार हुआ था और मैं तुम्हें बस यही बताना चाहती थी। और उसे सुनकर शौक हुआ हियातो पूछता है आखिर ये बात कहाँ से आई, क्या तुमने फिर से पी रखी है? तो शिरागिको कहती है मैं सीरियस हूँ। फिर हियातो कहता है पर अगर तुम ऐसे ही अचानक से मुझे प्रपोज करोगी? तो शिरागिको कहती है कोई बात नहीं। फिर वो उसकी शर्ट को उठाकर कहती है पर मेरे पास ये स्मेल तो है। और तभी हियातो को याद आता है कि वहाँ पर अल्कोहल वाले वाइप्स पड़े होते हैं और उससे ही शिरागिको को नशा हो जाता है। फिर शिरागिको अपने कपड़े उतार कर कहती है चलो बाकियों के आने से पहले कर लेते हैं। फिर अकाने वहाँ नए मेन्यू के बारे में पूछने आती है और तभी वो देखती है कि शिरागिको हियातो की चेस्ट को चाट रही होती है। फिर वो उसके पास जाकर कहती है अगर तुम बहुत ज्यादा बहकने लगोगे तो मैं भी तुमसे तंग आ जाऊंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लोग शिरागिको को सोते हुए देखते हैं और हियातो कहता है यार उसे सिर्फ वाइब के अल्कोहल का नशा कैसे हो सकता है, पर फिर भी उसने नशे में रहते हुए कौन सी बातें बोली थी। फिर शाम में वो दोनों नए मेन्यू के लिए सामान की शॉपिंग कर कर घर जा रहे होते हैं और रास्ते में ही उनकी मुलाकात आचान और उस फिश शॉप वाले से होती है जिन्हें लगता है कि वो दोनों डेट पर हैं। पर हियातो उन्हें बताता है कि वो नया मेन्यू तैयार कर रहे हैं और अगर उनके पास कोई अच्छा आइडिया है तो वो भी बता सकते हैं क्योंकि उन दोनों ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में बहुत ही कमाल की डिशेस सर्व की थी। तो वो फिश शॉप वाला कहता है अच्छा वो चीजें तो तुम्हारी दादी ने हमें सिखाई थी, वो हमेशा कहती थी कि तुम्हें एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं, यूनिक और डिलीशियस डिशेस को बनाने के लिए बस एक सिंपल आइडिया ही चाहिए होता है। और हाँ एक 3 स्टार रेस्टोरेंट की शेफ से ऐसे कमेंट मिलना सच में अलग ही हिट करता है। तभी आचन कहती है हे, और उसे सुनकर हियातो कहता है अब ये 3 स्टार रेस्टोरेंट वाली कौन सी चीज है? तो वो घबराया हुआ कहता है नहीं कुछ नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि वो उस लेवल पर थी। फिर आचान भी बात को बदलने की कोशिश करती है लेकिन तभी शिरागिको हियातो को वहाँ से लेकर चली जाती है और उसे देखकर हियातो भी शौक सा होता है। फिर शिरागिको को भी एहसास सा होता है और फिर वो उसके हाथ को छोड़ देती है। जिसके बाद हियातो कहता है तुम मेरी दादी के बारे में कुछ जानती हो, सही कहा ना? तो शिरागिको कहती है आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? फिर हियातो कहता है तो मुझे इसे रिफ्रेश करने दो, तुम दादी के रूम में हर रात को क्या करती हो? जिसके बाद वो उसे पास्ट की बात बताती है जिसमें जब वो छोटी थी तो वो अपने डैड के साथ फैमिली आई थी और उसका डैड उसे बताता है कि मेरी टीचर यहाँ रहती है जिन्होंने स्पेन के रेस्टोरेंट में मुझे खाना बनाना सिखाया था। फिर वो अंदर आकर साचिको को ग्रीट करता है और बताता है कि वो अब टोक्यो में एक रेस्टोरेंट खोलने वाला है। तभी छोटी शिरागिको कहती है डैड यहाँ किसी चीज की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो उसका डैड कहता है कि वो पक्का केक होगा और वो साचिको को उससे इंट्रोड्यूस भी करवाता है। इसके बाद वो दोनों अंदर बातें करने लगते हैं और तभी शिरागिको केक खाने की जिद करने लगती है। तो साचिको कहती है कि वो उसके ठंडा होने के बाद खा सकती है और शिरागिको का डैड साचिको से कहता है कि उसने बाहर का मेन्यू पढ़ा जो कि हर आम कैफे बनाता है पर उसके लेवल की स्किल्स वाली को तो एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। तभी वहाँ छोटा हियातो आकर कहता है मुझे भूख लगी है। तो साचिको उससे कहती है शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए पिलफ बना देती हूँ। और ये सुनकर वो मुंह फुलाकर उसे बेवकूफ बुढ़िया कहकर भाग जाता है। तभी शिरागिको का डैड पूछता है क्या ये बच्चा? फिर साचिको उसे बताती है कि वो उसका पोता हियातो है। इसके बाद हम शिरागिको को कैफे में देखते हैं और वो कहती है हियातो तुम कहाँ हो? तुम्हारी दादी ने हम दोनों को आइसक्रीम दी है। फिर जब वो बाहर जाने लगती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो आइसक्रीम को फुआ के जूतों पर गिरा देती है और ये देखकर फुआ उस पर चिल्लाने लगता है जिससे डरकर शिरागिको मन में कहती है प्लीज कोई तो मदद करो। और तभी हियातो फुआ पर पानी डाल देता है और कहता है मैं सफाई कर रहा हूँ तो वहाँ खड़े रहना सेफ नहीं है। फिर फुआ उस पर चिल्लाने लगता है तो हियातो उस पर और पानी डालता है जिसके बाद वो उस पर और जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी आसपास खड़ी औरतें आपस में बातें करने लगती हैं कि कैसे वो एक छोटी सी बात पर इतना गुस्सा होकर बेवकूफ लग रहा है। और इतनी बातें सुनने के बाद वो कहता है ये खत्म नहीं हुआ, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर शिरागिको हियातो को शुक्रिया कहने आती है तो हियातो कहता है मुझे उस आदमी से नफरत है क्योंकि वो दादी को हमेशा तंग करता रहता है। फिर प्रेजेंट टाइम में हियातो कहता है मुझे तो याद भी नहीं कि ऐसा कुछ भी हुआ था। तो शिरागिको कहती है तुम उस वक्त बहुत ही ज्यादा छोटे थे। फिर हियातो पूछता है कि ये बात वो उसे पहले भी तो बता सकती थी। तो शिरागिको कहती है अगर वो ऐसा करती तो उसको पता चल जाता कि दादी जी पहले एक शेफ थी। फिर हियातो पूछता है पर तुम ये बात मुझसे छिपा क्यों रही थी? और यहाँ तक कि जो लोग भी उन्हें जानते थे वो भी मुझसे ये बात छिपा रहे थे। और ये सुनकर शिरागिको पास्ट को याद करती है जिसमें वो हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद साचिको से आकर कहती है कि वो उसके पास रहकर कुकिंग सीखना चाहती है और उसने अपने डैड से भी परमिशन ले ली है। तो साचिको कहती है ठीक है जब कैफे पर काम नहीं होगा तो वो उसे सिखा दिया करेगी, लेकिन उसे एक वादा करना होगा कि अगर कभी वो हियातो से मिले तो जिस वजह से मैंने अपनी शेफ की जॉब छोड़ी थी तुम्हें उस बात को हियातो से सीक्रेट रखना होगा। फिर हियातो कहता है पर तुम वो सब चीजें तो बता ही सकती हो जिन पर दादी जी ने ना बताने की कसम नहीं दी थी। क्या तुम हर रात को उनकी स्पेन में की हुई कुकिंग्स की फोटो देखती हो? जिसे सुनकर वो फिर से पास्ट को याद करती है जिसमें साचिको से कहती है कि मुझे इन पिक्चर्स को फेंक ही देना चाहिए
वरना हियातो किसी ना किसी दिन इन्हें ढूंढ ही लेगा। फिर प्रेजेंट टाइम में वो उसे हाँ कहती है। फिर हियातो कहता है अच्छा, और अब समझ आ रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि जिस वजह से दादी ने शेफ की जॉब छोड़ी वो असल में मैं ही हूँ। इसके बाद घर में वो चारों उस फोटो को देख रही होती हैं जो कि हियातो ने बीच पर ली थी, और ओका आइडिया देती है कि वो इसे कैफे में लगाएंगी। लेकिन हम देखते हैं कि शिरागी को उदास होती है। इधर हियातो अपनी दादी के बारे में पढ़ रहा होता है कि वो 43 की एज में स्पेन गई और जिस रेस्टोरेंट में उन्होंने 15 साल हेड चीफ के तौर पर काम किया वो 3 स्टार रेस्टोरेंट बन गया था। फिर उन्होंने अनहेलो नाम का एक खुद का रेस्टोरेंट खोलने का फैसला लिया, पर उसके कंप्लीट होने से एकदम पहले उन्होंने कंस्ट्रक्शन रुकवा दी और जापान वापस आ गई क्योंकि मेरे मॉम डैड के एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। इसलिए उन्होंने खुद मुझे पालने का फैसला लिया और ये कैफे शुरू किया। अगर वो चाहती तो वो यहाँ वापस आकर भी एक रेस्टोरेंट खोल सकती थी, पर मैं उनके रास्ते में आ गया। तभी शिरागी को आकर कहती ये सच नहीं है, तुम दादी जी के रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आए। तो हियातो कहता है तुम जो भी कहो लेकिन यही बात सच है। एक 3 स्टार रेस्टोरेंट शेफ आसानी से इन्वेस्टर्स को ढूंढ सकती थी, पर उसे प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उस रेस्टोरेंट को पॉपुलर होना पड़ता और इसके लिए उन्हें कहा जाता कि वो रेस्टोरेंट टोक्यो में ही खोलें। अगर वो ऐसा करती तो मैं हमेशा इस बड़े घर में अकेला रहता। तो कह सकती हो कि वो यहाँ पर रेस्टोरेंट खोलने के लिए कर्जे में चली गई। उनकी स्किल्स के साथ ये भी हिट हो सकता था, पर फिर मुझे भी पता चल जाता कि वो यहाँ इस टाउन में वापस क्यों आई हैं। जो रेस्टोरेंट वो स्पेन में खोलने वाली थी उसका नाम अनहेलो होता, जिसका इंग्लिश में मतलब लॉगिंग होता है, यानी कि लालसा या तड़प। मुझे अच्छे से पता है कि मेरी दादी कैसी इंसान थी। वो अपने पोते को अकेला नहीं छोड़ सकती थी और वो उसे ये भी पता नहीं चलने दे सकती थी कि उसकी ही वजह से उन्होंने अपना सपना छोड़ दिया, जिसका मतलब कि उन्होंने एक आम दादी बनने का फैसला लिया और भले ही इसके लिए उन्हें हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल ही क्यों ना करना पड़े। तो इसीलिए उन्होंने अपने शेफ के काम को छोड़ा। सही कहा ना? जिस सुनकर शिरागी को भी चुप हो जाती है। फिर हियातो खड़ा होकर कहता है वैसे क्या तुम उन लोगों जैसी हो जो कि सिर्फ उसी से डेट करेंगी जिनके साथ वो आगे चलकर शादी करना चाहती हैं। जिस सुनकर शिरागी को कहती है आखिर ये बात कहाँ से आई? तो हियातो कहता है जब तुमने कहा था कि मैं किसी से प्यार करती हूँ और भले ही वो इंसान भी उसे प्यार करता हो लेकिन वो फिर भी उसे डेट नहीं कर सकती क्योंकि वो किसी ना किसी दिन उसे उदास कर ही देगी। तुमने वो इसलिए कहा था ना कि अगर हमारी शादी हो भी जाती तो उससे भी मुझे पता चल जाता कि तुम्हारे डैड मेरी दादी के स्टूडेंट थे और इससे तुम्हारा प्रॉमिस टूट जाता जो कि तुम होने नहीं देना चाहती थी। फिर वो जाते हुए कहता है मैंने ही दादी से उनका सपना छीन लिया। तभी शिरागी को कहती है मैंने उनसे एक बार पूछा था। जिस सुनकर हियातो रुक जाता है। फिर शिरागी को आगे कहती है कि क्या उन्हें शेफ की जॉब छोड़ने का पछतावा है, जिसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जिसमें साची को कहती है बिल्कुल भी नहीं। फिर शिरागी को कहती है पर मेरे डैड ने तो कहा था कि कुकिंग ही आपकी जीने की वजह थी। तो साची को कहती है मैंने यहाँ हियातो के साथ जो 10 साल बिताए हैं उनसे मुझे इतनी खुशी मिली है कि अब वो चीजें मेरे लिए जरा सी भी मायने नहीं रखती। क्या वो देख रही हो, ये हियातो ने बनाया था। ये वो सीट है जो कि मुझे सबसे अच्छे से दिखती है और यही उसकी फेवरेट सीट थी। मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, बस हियातो को दिन ब दिन बड़े होते देखना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। वो मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। अगर अभी मेरे जीने की कोई वजह है तो वो सिर्फ। फिर प्रेजेंट टाइम में शिरागी को कहती है वो तुम हो, तुम ही दादी जी के जीने की वजह थे और बिल्कुल तुम उनके रास्ते में कभी भी नहीं आए। तो हियातो कहता है उन्होंने ये मुझसे कभी नहीं कहा। फिर शिरागी को मुस्कुराकर कहती है तुम अच्छे से जानते हो ना कि वो किस तरह की इंसान थी। जिसे सुनकर हियातो पास्ट को याद करता है जिसमें साची को उससे कहती है पता नहीं मैं और ये कितने चेरी ब्लॉसम्स तुम्हारे साथ देख पाऊंगी। तो हियातो कहता है आप जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकती हैं क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आप कभी नहीं मरने वाली। तो साची को हंसकर कहती है सही कहा, मैं तब तक नहीं मर सकती जब तक मैं तुम्हारी घर लाई बीवी को अच्छे से परेशान ना कर लूं। जिसे सुनकर हियातो भी शर्मा सा जाता है। फिर प्रेजेंट टाइम में वो मुस्कुरा कर कहता है हाँ सही कहा, मेरे पास मेरी पूरी जिंदगी जितना दादी जी का प्यार इस कैफे के अंदर है, इसलिए मैं इसे बंद नहीं होने दूंगा। फिर शिरागी को कहती है तुम्हें पता है जब दादी जी मरी थी तो मैंने एक फैसला लिया था कि अगर तुम कभी भी वापस आकर कहोगे कि तुम इस कैफे को संभालना चाहते हो तो भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपनी पूरी जी जान लगाकर तुम्हें सपोर्ट करूंगी, तुम्हें तुम्हारी फैमिलिया यानी कि फैमिली की तरह सपोर्ट करूंगी। तो हियातो मुस्कुरा कर कहता है अच्छा तो लगता है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं कि वो तीनों ये सारी कहानी सुनकर रोने लग चुकी होती हैं। फिर आमी कहती है मेरी जिंदगी में मैंने जितनी भी कहानियां सुनी हैं ये उनमें से सबसे खूबसूरत थी। फिर ओका कहती है मुझे तुमसे नफरत है हियातो पर दादी जी। फिर वो सभी कहती हैं हमें उनसे प्यार है। इसके बाद हम लोग फ्यूचर का सीन देखते हैं जिसमें हियातो की बेटी घर आती है और वो टेबल पर उन्हीं पांचों की रखी पिक्चर को देखती है। तभी हियातो आता है तो उसकी बेटी खुश होकर कहती है मैं घर आ गई डैडी। और हियातो कहता है मुझे डैडी की जगह या तो डैड बोलो या सेंसे यानी कि टीचर बोलो। तो वो कहती है आखिर मुझे अपने ही डैड को सेंसे क्यों बोलना पड़ेगा। तो हियातो कहता है आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसके पढ़ाने की वजह से मिडिल स्कूल पास कर पाई हो। जिसे सुनकर वो मुंह
मुंह फुला लेती है और फिर वो कहती है हे वैसे इस पिक्चर में ये मॉम है ना। तो हियातो कहता है हाँ, और मैं हैरान हूँ कि तुम बता पा रही हो। तो वो कहती है वो ज्यादा नहीं बदली हैं और वो यहाँ कितनी जवान लग रही हैं। लेकिन रुकिए, क्या ये बाकी चारों? तभी हियातो उसे उठाकर कहता है मुझे ये रूम साफ करते हुए मिली थी और अब मैं इसे वापस रख रहा हूँ। तभी वो उसे पकड़कर कहती ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी पिक्चर है, आपको तो इसे दीवार पर लगाना चाहिए। और हाँ, जब ये पिक्चर ली गई थी तब मॉम यहीं पर पार्ट टाइम काम करती थी ना। तो हियातो हाँ कहता है। फिर वो पूछती है तो आपको उनसे कब प्यार हुआ था? जिसे सुनकर हियातो भी शर्मा सा जाता है और कहता है मुझे याद नहीं, क्योंकि उस बात को बहुत ही ज्यादा वक्त बीत चुका है। फिर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि वो सभी छुट्टी वाले दिन पिकनिक पर आए होते हैं और फिर वो लंच निकालते हैं और आमी उसे बहुत ही मजे से खाती है। फिर ओका कहती है वैसे शिरागिकु, तुम दोनों आखिर किस बारे में बात कर रहे थे? मैंने सुना था कि तुम जिसे डेट करोगी उससे ही शादी भी करोगी और तुम किसी को डेट नहीं कर पाओगी, भले ही तुम दोनों में एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स ही क्यों ना हो। और ये सुनकर रिहो पूछती आखिर हो क्या रहा है कीकू? फिर शिरागिकु कहती है ओ हाँ, अब मुझे दादी जी के पास्ट को और सीक्रेट रखने की जरूरत नहीं, तो फिर अब मैं भी हियातो की गर्लफ्रेंड बनने के लिए कैंडिडेट बन सकती हूँ। जिसे सुनकर सभी को शौक लगता है। फिर शिरागिकु आगे कहती है और फिर शायद मैं उससे किसी दिन शादी भी कर पाऊँ। तो ओका पूछती है क्या गर्लफ्रेंड बनने के लिए कैंडिडेट? रुको शिरागिकु, तो क्या तुम कह रही हो कि तुम हियातो से, और ऊपर से तुमने कहा मैं भी, तो क्या इसका मतलब और भी हैं जो कि हियातो से प्यार करती हैं? और ये सुनकर शिरागिकु घबराहट में ड्रिंक पीने लगती है। लेकिन तभी रिहो कहती है रुको कीकू, वो मेरा कप है और उसमें वाइन थी। जिसे सुनकर सभी को ही शौक लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिरागिकु एक बिल्ली बनकर हियातो के ऊपर आकर कहती है सही कहा, मैं हियातो से प्यार करती हूँ, और हियातो उसे रुकने को बोल रहा होता है। इधर अकाने कहती है वैसे जी अच्छा नहीं है। तो रिहो कहती है मैं सोच रही हूँ कि वो कितने वक्त से नशे में है, और ओका उन्हें रोकने की कोशिश करने लगती है। फिर शिरागिकु कहती है जब हम खाना खत्म कर लेंगे तो क्यों ना उसके बाद हम एक बच्चा बनाएं। और ये सुनकर उन दोनों को भी शौक लगता है और वो सभी ही कहती है वहीं पर रुको। इसके बाद हियातो पहले वाली लाइन फिर से कहता है कि एक बीच के पास एक पुरानी कॉफी शॉप में कुछ देवियां रहती हैं, और क्या ये पांचों वो देवियां होंगी जो कि इस कैफे को बचाएंगी, या फिर ये वो शैतान है जो कि इसे डुबा देंगी। फिर वो पांचों कहती हैं आ जाइए, कैफे टेरेस फैमिलिया में आपका स्वागत है। फिर हियातो आगे कहता है जो भी हो, लेकिन दोनों तरफ से दर्द तो मुझे ही झेलना पड़ेगा। जिसके साथ इस एनीमे का सीजन 1 एंड हो जाता है। तो गाइस आपको ये एनीमे कैसा लगा आप उसके बारे में नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट सीजन जुलाई या अगस्त से स्टार्ट होगा, तो मैं साथ ही साथ उसके एक्सप्लेनेशन भी डालता रहूंगा। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।